नमस्कार दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ में दोस्तों इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आईएमपी फिजिक्स क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए ला रहा हूं। यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों पक्का देखने को मिलेंगे। तो प्रकाश के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों के साथ में दोस्तों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो जल्दी जल्दी से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं या फोटोन कहते हैं। लाइट इज अ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एटम, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड फोटोन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन कहते हैं। तो दोस्तों अब ये फोटोन क्या होता है? तो फोटोन इस थ्योरी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए, कौन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए दोस्तों किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर दे दिया था। तो फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। और आइंस्टाइन का मानना था दोस्तों कि जो प्रकाश होता है ना, मतलब जो लाइट आती है, जितने भी दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी एक बल्ब जल रहा है, लाइट जितनी भी आती है ना, तो वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के फॉर्म में आती है, बिल्कुल उसी तरीके के जैसे अंडा होता है दोस्तों। अब अंडा अगर किसी इस तरीके से किसी सरफेस पे टकराएगा तो टकराने के बाद टूट जाएगा, और उसके अंदर का जो मटेरियल होता है ना, जैसे योक वगैरह, वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही मानना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी, कि जितने भी प्रकाश पुंज होते हैं, चाहे वो सूर्य हो, सूर्य से पृथ्वी तक जो लाइट आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, और उन बंडल के अंदर भरी हुई होती है क्या दोस्तों? तो उस बंडल के अंदर भरी हुई होती है ऊर्जा, और वही ऊर्जा जब हम धूप में खड़े होते हैं और हमारी स्किन से टकराती है दोस्तों, वो पार्टिकल ब्रेक होते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए अब इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, अब आ गए हमारे भाई साहब आइंस्टाइन जी, जिन्होंने भैया इस मतलब दुनिया की सोच एक तरीके से बदल दी थी। और इनका मानना क्या था? इनका मानना ये था कि जो प्रकाश होता है ना, वो छोटे छोटे इस तरीके से एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आता है, और लाइट यहाँ से दोस्तों जो लाइट सोर्स होता है वो इससे लगातार एनर्जी को इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को इमिट करते रहता है। अब मेन स्पेशल एक बात और जानने की है दोस्तों यहाँ पर, और वो क्या जानने की है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो फोटोन होता है ना, वो फोटोन के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता, यानी ये द्रव्यमान रहित कण होते हैं। द्रव्यमान रहित कण है दोस्तों, इनके अंदर कोई मास नहीं होता है। तो आई होप सो दोस्तों ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस क्लियरिफिकेशन के साथ में समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, आइंस्टाइन को इसी फोटोन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? What is the type of wave of light wave? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द दिस। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव है। अब दोस्तों चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग को, देख सकते हैं दोस्तों। तो अनुदैर्ध्य तरंग कुछ इस तरीके से होती है, देख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यमों के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होता है। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि ये है मीडियम के कुछ पार्टिकल, और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं दोस्तों। ये हवा हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक पार्टिकल दूसरे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, ये आगे को धक्का देता है, और इस तरीके से दोस्तों वेव इस डायरेक्शन में संचरित होती है। मतलब वेव आगे बढ़ती है, और दोस्तों पार्टिकल का वाइब्रेशन इसी संचरण की दिशा में होता है, इसीलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ड्रॉ में आप देख पा रहे हो दोस्तों, जैसे एक यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक धक्का मिल रहा है, और ये धक्का आगे चलते जा रहा है वेव के रूप में। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरी वेव होती है हमारे पास में, कौन सी?
तो दोस्तों वो है अनुप्रस्थ तरंग। उस तरंग में किसे कहते हैं जिसमें दोलन संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब समझिएगा कि दोस्तों इसमें ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इसमें एक पार्टिकल ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, और इस तरीके से सभी को अगर मिला दिया जाए तो इस तरीके से वेव क्रिएट होती है। और दोस्तों ये वेव बिल्कुल आपने पानी के अंदर देखी होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से ये देख सकते हो। मतलब यहाँ पर पार्टिकल का मोशन जो होता है वो ऊपर नीचे की तरफ होता है, और तरंग जो होती है दोस्तों ऊर्जा लेकर आगे की ओर बढ़ती है, इसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और प्रकाश किरण जो होता है वो इसी प्रकार की ट्रांसवर्स वेव से मिलकर बना हुआ होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, हु प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? न्यूटन के द्वारा, हाइगन के द्वारा, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा? बाय न्यूटन, बाय हाइगन, बाय प्लांक, बाय फैराडे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगन के द्वारा। यानी हाइगन ने सबसे पहली बार ये एक थ्योरी दी थी कि जो प्रकाश होता है ना, वो प्रकाश बिल्कुल किस तरीके से संचलित करता है। जैसे पानी के अंदर पानी के अंदर होती है जो ऊर्जा, पानी के अंदर जो वेव क्रिएट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रकाश के अंदर भी होता है, ऐसा मानना था हाइगन का। तो वेव थ्योरी को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? हाइगन के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत को, कौन से सिद्धांत को? तरंग सिद्धांत को। इस सिद्धांत को हाइगन ने कब किया था दोस्तों? तो हाइगन ने सन 1878 में प्रस्तावित किया था। हाइगन के सुझाव दिया था कि प्रकाश स्रोत प्रत्येक बिंदु के विक्षोभ के केंद्र के रूप में होता है, और जिसमें तरंग सभी दिशाओं में संचरित होती है। समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। देखिए अब कुछ बहुत ज्यादा तो यहाँ से नहीं, एक छोटे से ये ड्रॉ के हिसाब से अपन समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज समझो कि सेंटर में मैंने क्या लाया हूं? तो सेंटर में ये मैंने सन लाया हूं। तो दोस्तों सन मतलब ये हाइगन का मानना था कि जो यहाँ पर जो सूर्य है ना, ये जो दोस्तों सूर्य है, ये सूर्य लगातार माध्यम के अंदर विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहता है, और ये डिस्टरबेंस ही तरंग के रूप में आगे तक चल के दोस्तों, ये यहाँ पर मैं बना देता हूं हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ तक पहुंचता है, और हर प्रकाश स्रोत से इसी तरीके का होता है, ऐसा मानना था हाइगन का। तो हाइगन ने वेव थ्योरी दी थी दोस्तों, और कुछ हद तक कुछ हद तक दोस्तों इसे सही भी माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करी थी? स्नेल्स ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या यंग ने? हु डिस्कवर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट? स्नेल्स, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने सबसे पहली बार बताया था कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि जो लाइट होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अंदर विक्षोभ की वजह से क्रिएट होती है, ऐसा मानना था मैक्सवेल का। और इसको पुख्ता प्रमाण के साथ दोस्तों इन्होंने इस बात को साबित भी किया, और आज भी हम ये मानते हैं कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ही चलती है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं सर, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? तो यदि किसी बिंदु पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का विक्षोभ का मतलब याद रखिएगा डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, तो यह तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचरित होता है, यानी दोस्तों लाइट की स्पीड से चलता है। इस तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में आवर्तित रूप से दोस्तों परावर्तित। अब ये क्या है? देख सकते हो दोस्तों, तरंग के बढ़ने की दिशा ये है, तरंग इस तरीके से आगे बढ़ रही है, और दोस्तों ये जो ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर ये यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से, ये दोस्तों तरंग ये ऊपर जाती है तो ये इधर, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहता है। यानी दोस्तों अगर विद्युत चुंबकीय तरंगे इस तरीके से वाइब्रेट होती हैं तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से वाइब्रेट होता है तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट होगा। यानी ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ये विद्युत क्षेत्र होगा, और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये बात बहुत अच्छी इसे स्पेशल बनाती है, तो याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने, आइंस्टाइन ने, मैक्सवेल ने और न्यूटन ने। रिप्रेजेंट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेनरी हर्ट्ज, आइंस्टाइन, मैक्सवेल और न्यूटन। बहुत सारे बच्चे दोस्तों इसको गलत ऑप्शन इसका टिक करके आते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आइंस्टाइन ने किया था, जबकि ये गलत जवाब है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी हर्ट्ज है। तो हेनरी हर्ट्ज ही दोस्तों वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? तो भैया ये सौर सेल पैनल ये है ना कि हम इसे हमारी छत पे लगा देते हैं, सनलाइट आती है, इससे टकराती है, टकरा के जाती है तो बन जाती है दोस्तों इसके अंदर एनर्जी, और वो एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है दोस्तों। इसी इफेक्ट को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, जिसका उपयोग हम सौर सेल पैनल में भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हेनरी हर्ट्ज ने इसे सबसे पहली बार दोस्तों वृत्तांत किया था, बताया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारे समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंफर्म द वेव नेचर ऑफ द लाइट? कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पार्टिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट और नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सबसे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी व्यतिकरण इंटरफेरेंस। अब दोस्तों यहां पर अब समझने वाली बात क्या है कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो इंटरफेरेंस यहां पर कुछ इस तरीके से होने वाली घटना है। यहाँ पर इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, यार बोलते हैं ना तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। मतलब मेरी लाइफ जिस तरीके से चल रही है, मेरी लाइफ के ऊपर किसी दूसरे के प्रभाव को हम बोलेंगे यार कि ये मेरे ऊपर इंटरफेयर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। बस उसी तरीके से इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों कि दो अलग अलग बल्ब जल रहे हैं। अब दो अलग अलग बल्ब जल रहे हैं और दोस्तों यहां से कुछ लाइट निकल रही है, अगर वेव के फॉर्म में निकल रही है, और ये जब एक दूसरे से जाके कहीं टकराएंगे तो इंटरफेयर होकर दोस्तों लाइट बड़ी बन सकती है या छोटी बन सकती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहा जाता है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये वेव थ्योरी दी थी हाइगन ने। यहां पर लाइट इस तरीके से वेव के फॉर्म में चलती है और यही वेव इंटरफेरेंस के दौरान बड़ी और छोटी हो सकती है, दो अलग अलग लाइट सोर्स के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारे सामने कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? द फिनोमिना ऑफ द लाइट हिटिंग अ स्मूथ सरफेस एंड कमिंग बैक इज कॉल्ड। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का किसी समतल सतह से आकर टकराकर वापस जाने की घटना को दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और दोस्तों। तो ये आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो ये समतल हमने एक दर्पण ले लिया है, एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ में दिख रहा है, मिरर ले लिया। लाइट जब आकर दोस्तों जाती है, टकरा कर जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी विशेष बात और आप लोगों को दोस्तों ध्यान में रखने वाली क्या है, ठीक है, एक मिनट मेरा पेन नीचे गिर गया है। यहाँ पर दोस्तों एक विशेष बात आप लोगों को और जानने वाली क्या है कि यहाँ पर जो लाइट होती है ना दोस्तों इस तरीके से, मतलब ये समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पर दोस्तों लाइट का आकर, ठीक है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस चले जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें ये चीज ये है दोस्तों अभिलंब, इनके बीच में इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इस कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण। तुम बस इसके नियम में ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कि हीरे के चमकदार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। What is the reason of diamond appear shiny? Refraction of light, reflection of light,
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब इसके कुछ थ्योरी को देखते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारे समक्ष ऊपर की और आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब डायमंड, ये काहे इतना चमकता है। तो इसको इस थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझना होगा। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए एक छोटी सी और थ्योरी हमको समझना होगी कि दोस्तों लाइट जब सघन माध्यम से कहां जाता है दोस्तों, विरल माध्यम से। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो याद रखना है कि अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। कहां से? अपने अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है, अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। अब सघन माध्यम मतलब दोस्तों समझने के लिए अपन इसे जल बोल सकते हैं, और विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम दोस्तों इसे हम वायु बोल सकते हैं, यानी डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम इसे अंग्रेजी में कहेंगे। अब यहाँ पर मेन समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है लाइट और यहाँ पर अपन सघन माध्यम मान लेते हैं। तो दोस्तों ये बना दिया मैंने नॉर्मल, ये बना दिया मैंने क्या, नॉर्मल। जब प्रकाश इसमें दोस्तों यहां से इस तरीके से आ रहा है और इसे जब जाना था तो ये अपने अभिलंब से दूर हट गया। यहाँ पर बनता है आपतन कोण और यहाँ बनता है दोस्तों अपवर्तन कोण। अब आगे की कहानी को समझते हैं कि अगर दोस्तों मैं अब नॉर्मल इसी तरीके से बना देता हूं, अगर मैं दोस्तों इस आपतन कोण के मान को बढ़ा दूं, मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ा दूं तो नीचे वाला अपवर्तन कोण का मान भी तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। मतलब समझने चाहिए कि अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ा देंगे यानी आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ सर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसी तरीके से आई की वैल्यू को थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने, यहाँ पर इस ड्रॉ में देखते चलिएगा कि आई की वैल्यू को थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी, तो दोस्तों पता चले ये कोण इस तरफ होके निकल जाए, इस तरफ ऐसा निकल के चले जाए, इसका मतलब लाइट का और दोस्तों अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तब इस समय पर दोस्तों यही आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है दोस्तों। तो क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। द स्पेशल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इट बिकम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। ओके, अब दोस्तों जब आपतन कोण का मान अगर हम क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दें, मतलब इस तरीके से, तो दोस्तों अब क्या होगा, लाइट इधर से जाकर इधर तक रह जाएगी, मतलब लेके चले हम अपवर्तन और मिल गया परावर्तन। और दोस्तों ये घटना कब घटती है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये घटना घटती आखिर कब है। तो याद रखिएगा कि आपतन कोण का मान, ठीक है, आपनत हो गया, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो आपतन कोण का मान दोस्तों किससे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। तो आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब सर ये हीरे के चमकने का कारण क्या है, तो दोस्तों हीरे के चमकने का विशेष कारण क्या है कि लाइट इसके अंदर घुस तो हर जगह से सकती है और बार बार उसके अंदर जा जाकर दोस्तों घूम घूम कर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। मतलब लाइट घुसती कई जगहों से लेकिन निकलती केवल कॉर्नर से है। तो दोस्तों बस इसी तरीके से समझिएगा कि बहुत सारे लोगों को एक छोटी सी जगह से निकालेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बस इसी तरीके से हीरा हमें कॉर्नर वाली सरफेस से चमकता हुआ दिखाई देता है। आई होप सो दोस्तों ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या हमारे सामने है कि पानी से भरी किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किसी कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, या किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। Why does a coin lying in a vessel, ठीक है, full of the water appear by slightly raised? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस बार इसका नहीं आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश का अपवर्तन, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका रास्ता बदल जाता है। तो इसी बदलाव होने वाली घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसी बदलाव होने वाली घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दो ड्रॉ दिखाए मैंने,
पहली चीज तो बहुत अच्छे जो जो मेरे सर के ऊपर ठीक जो ड्रॉ आप लोगों को दिख रहा है, इस ड्रॉ में अपवर्तन समझ में आ रहा है कि सर लाइट जैसे आती है और अपना रास्ता बदल देती है एक माध्यम से। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, वायु, वायु के साथ में कहाँ है, कांच, वायु के साथ में कांच गई तो रास्ता बदला, फिर कांच से वापस वायु में गई तो रास्ता बदल दिया। तो रास्ता बदल देने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसी की वजह से दोस्तों पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तली में बैठा हुआ सिक्का कुछ ऊंचा दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह दिशा सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। When a ray of light passed from the rare medium to denser medium, it goes straight, it bends towards the normal, moves away the normal, and none of this। तो दोस्तों यही तो आप लोगों को मेन बेसिक ध्यान तो बस यही रखना है कि यहाँ पर समझिएगा कि सर प्रकाश अगर सघन माध्यम यानी दोस्तों डेंसर मीडियम, अंग्रेजी में इसे डेंसर मीडियम कहेंगे, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है यानी रेयर मीडियम में जाती है, तो दोस्तों क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। याद रखिएगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से जस्ट अगर इसका उल्टा हो जाए कि सर लाइट अगर कहां से कहां विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, तो सर प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है, अपने अभिलंब की ओर बेंड हो जाता है। अब चूंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 11वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां क्या है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, व्यतिकरण के सिद्धांत पर, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। अब यहां पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाशीय तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक ऐसा तंतु इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पतला होता है, जिसकी सहायता से जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। आजकल इसका उपयोग संचार में खूब हो रहा है। भाई जियो फाइबर आप सुन सकते हो, एयरटेल फाइबर आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इसकी सहायता से एक दूसरे बिना कोई परिवर्तन किए दोस्तों विद्युत चुंबकीय इंटरफेरेंस से भी ये मतलब ले जा सकते हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से होती हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों छोटा छोटा सा आपने अपने घर में भी ये कभी कभार देखा होगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों ये सब ऑप्टिकल फाइबर है। ये भाई बहुत बार झांकियों में हम जब जाते हैं तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है ना। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी यही है वो प्रकाशिक तंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। खून का रंग है इसलिए खून का रंग लाल होता है, इसलिए प्राणी लाल रंग को पहचानते हैं, इसलिए लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, या लाल रंग खतरे का प्रतीक है। रेड लाइट ऑफ यूजिंग इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज ब्लड इज रेड, animals recognize the red color is least appears and red color a symbol of dangerous। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कब सबसे कम डिस्पर्स होता है, सबसे कम फैलता है। चलिए इसे यहां पर अब समझने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। जैसे कि जब भी कोई प्रकाश क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश मतलब अपन इसे सनलाइट भी बोल सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश यानी अगर अंग्रेजी में इसे कहा जाए तो दोस्तों ये सनलाइट। हाँ सर, जब भी कोई श्वेत प्रकाश सनलाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है ना, तो उसमें सातों के सातों कलर जो होते हैं वो अलग अलग डेविएट हो जाते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका आप लोगों को ऐसे याद रखना है दोस्तों, नीचे से उड़ते ऊपर के क्रम में बे, जा, नी, ह, पी, ना और ला करके। तो दोस्तों बे से कौन सा बनेगा, बे से कलर बनता है बैंगनी, ज से बन जाएगा जामुनी, न से बनेगा दोस्तों कौन सा, न से कलर बनेगा नीला, ह से बन जाएगा हरा, प से बनेगा दोस्तों कौन सा कलर, पीला कलर बनेगा, जबकि न से बनेगा नारंगी, और ल से बन जाएगा लाल।
हाँ, अब भैया अंग्रेजी वाले भी परेशान मत होइए, इसे विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे विबग्योर से याद रख सकते हो। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि लाल रंग के बारे में अब खास बात का याद रखना है। लाल रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जबकि अगर इसकी आवृत्ति की बात करें तो दोस्तों वो सबसे कम होती है। दोनों चीजें याद रखिएगा, उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है, और इसी वजह से दोस्तों इसका प्रकीर्णन प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्जन यानी दोस्तों माध्यम में फैलने की घटना सबसे कम होती है। तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए दोस्तों अब रीजन सभी को समझ में आ गया होगा कि इसीलिए दोस्तों लाल रंग हमारे माध्यम में सबसे कम डिस्पर्स होता है, सबसे कम फैलता है, और इसीलिए वो माध्यम में काफी दूर से भी दिखाई दे जाता है। अब इसी तरीके से दोस्तों इस क्रम को याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे तो यही क्रम उल्टा होते जाएगा। यानी अब अगर अपन सेम चीज अगर बैंगनी रंग के लिए बात कर लेते हैं, सेम चीज दोस्तों अगर हम बैंगनी कलर के लिए बात करते हैं, तो बैंगनी के लिए सारी चीजें बदल जाएंगी। बैंगनी के लिए दोस्तों तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और फिर आवृत्ति दोस्तों सबसे ज्यादा हो जाएगी, और प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है। तो अब आई होप सो बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 हमें क्या दिखाता है दोस्तों? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 हमें दिखाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल की लालिमा किस कारण छा जाती है? Why does the atmosphere become red during the sunrise and sunset? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, प्रकाश के विवर्तन की वजह से, या प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, डिस्पर्जन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आइए इस कारण को थोड़ा सा जान लेते हैं कि सर ये डिस्पर्जन होती क्या भला है। तो देखिए आप लोगों के सामने दोस्तों अब आ गई है एक हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी आ गई है, और थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये पृथ्वी आ गई है, और दोस्तों पृथ्वी के चारों तरफ ये है उसका वायुमंडल। अब जब अपन अब दोपहर की बात करते हैं, स्पेशली दोस्तों दोपहर की बात करते हैं, तो सन ये ऊपर एकदम है, और सोचिए कि सर यहाँ पर जब सन से लाइट आती है तो ये यहाँ से सीधे सीधे आएगी। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। हाँ, ये सूर्य से दोस्तों जो लाइट आती है वो सीधे सीधे इस तरफ आएगी, सीधे सीधे आएगी, और दोस्तों इस तरीके से आते जाएगी। अब यहाँ पर मेन बात आप लोगों को क्या समझना है कि दोस्तों जब लाइट आती है तो यहाँ पर हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण, और धूल मिट्टी के कण की वजह से दोस्तों नीले रंग का सबसे ज्यादा, या अगर अपन बोल सकते हैं कि नीला और बैंगनी के साथ साथ जामुनी, नीला बैंगनी और जामुनी का सबसे ज्यादा डिस्पर्जन होता है। बाकी सारी लाइटें सीधे सीधे आ जाती है, और बस इसी वजह से दोस्तों, और हमारी आंखें नीले रंग को ज्यादा पहचानती है, तो नीला रंग यहाँ पर पूरे माध्यम में डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा और यहाँ पर इस पे फोकस कीजिएगा। अब दोस्तों हालांकि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है, लेकिन हम पृथ्वी को स्टेशनरी माने तो ऐसा बोल सकते हैं। अब ये सूरज आगे बढ़ते जाएगा, और ये शाम के समय, अब दोस्तों ठीक शाम के समय क्या होगा, यही इसी जगह पे की बात करते हैं अपन। तो ठीक शाम के समय जब लाइट आ रही होगी, तो लाइट इस तरीके से आते आते यहाँ तक जाएगी दोस्तों, इस तरीके से। तो अब आप देख पा रहे हो ना, पहले लाइट को केवल इतना सा ट्रेवल करना था हमारे मीडियम में, और अब लाइट को हमारे मीडियम में ज्यादा दूरी तक दोस्तों ट्रेवल करना है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसकी वजह से अब क्या होता है, जो पहले दिन के समय पर जो पहले लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोस्तों उस समय पर लाल रंग जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम देरी तक रहता है। शाम और सुबह के समय वही लाल रंग हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा समय के लिए रहता है, तो उसका भी प्रकीर्णन हो जाता है, और इस वजह से दोस्तों लाल रंग फैल जाता है हमारे यहाँ पर मीडियम में। इसी वजह से दोस्तों आसमान लाल दिखाई देता है, और हमें सूर्य भी लाल दिखाई देता है।
ये एक सनसेट का दोस्तों एक बढ़िया सा व्यू आप लोगों के लिए आया, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। आई होप सो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं वीडियोस बना रहा हूँ। बस आप लोगों से, आप अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और जन जन तक फैला दीजिए। आप में है वो दम, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और पसंद आए तभी करिए वरना मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? निम्न में से क्या वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारे के टिमटिमाना और सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक स्थिति से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। ठीक है, what which the following result of the atmospheric refraction 2 or 3 minutes before the sun's actually rise, ठीक है, appears the red of sunset, ठीक है, twinkle of star at night, appears the sun at the higher than the its actual height of the sky। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। उसका रीजन क्या है दोस्तों? कि सिर्फ केवल ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हो रहा है, या अभी हाल मैंने आप लोगों को इसकी पहले वाले स्लाइड में समझाया। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है यानी डिस्पर्जन की वजह से होता है, जबकि बाकी के जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ना, वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है? द मिरर यूज द डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट इज उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस होता, कॉनकेव मिरर होता है दोस्तों। चलिए दोनों के अब थोड़े से काम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के थोड़े से काम को सबसे पहली चीजें तो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आप लोग अगर देखोगे तो कॉनकेव की खासियत क्या होती है दोस्तों? तो ये कॉनकेव दर्पण ऐसा दिखता है, ये होता है कॉनकेव दर्पण दोस्तों, यानी इसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो लाइट जब आती है ना, तो ये लाइट जब जैसे ही आती है तो ये फोकस से होकर निकल जाती है। कहां से होकर निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, और जब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, और इसमें जब लाइट आती है तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से निकलती है। बस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ से समझने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मेन चीज क्या समझना है आप लोगों को कि ऐसा हो जाने की वजह से अवतल दर्पण जो है वो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है और उत्तल दर्पण जो है वो छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। तो बस इसी वजह से दोस्तों इसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। बस याद रखिएगा, अवतल दर्पण बड़ा दिखाता है, तो जहां भी हमें बड़ा देखने की जरूरत है वहां अवतल दर्पण यूज करेंगे, यानी कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, और जहां भी छोटा दिख रहा है ना दोस्तों उसे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों दो चीजें बताता हूँ। जैसे एक ये चीज देख रहे हो दांत को देखने के लिए, तो ये जो दर्पण है ना, ये जो दर्पण, अच्छा महिलाओं के ही दांत दिखाए रहे, वाह भाई वाह। तो ये जो दर्पण है, हाँ पुरुष के दिखा देंगे तो भैया वो बोलो जुआ केसरी वाला चल जाएगा दांत। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर समझना है क्या कि ये जो कौन सा रहता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये अवतल दर्पण रहता है, और इसमें हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो बड़ा ही करके हमें देखना है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा, शायद मेरे पीछे आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा हटके आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों ये चीज देखिए, इसमें कितना एक बड़ा सा आदमी कितना छोटा सा दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है, तो बस इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारे समक्ष क्या है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 16 क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल्स, रेटिना। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल्स और रेटिना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। चलिए सर ये रेटिना कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अब चीजों को यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे यहाँ पर ये चीजों को समझिएगा कि हमारा लेंस बहुत लगातार काम करते रहता है।
और लेंस के ऊपर ये जो होती है ना, जिसे पक्षमाभी पेशियां कहते हैं दोस्तों। कौन सी पेशियां कहते हैं? पक्षमाभी। और हमारा लेंस लगातार ये मोटा पतला होने का काम करता है। जब हम दूर की किसी चीज को देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, और जब पास की किसी चीज को देखते हैं तो लेंस देखिए मोटा हो जाता है। और दोस्तों हर बार फोकस कहाँ हो रहा है? इसके पीछे वाले भाग पे, और इसे ही रेटिना कहा जाता है, इसे ही रेटिना कहा जाता है। तो ये पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि डायोप्टर डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या विद्युत की तीव्रता की। द यूनिट ऑफ डायोप्टर, द पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। चलिए डायोप्टर क्या है होता है दोस्तों? तो डायोप्टर होता है दोस्तों कि लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, याद रखिएगा। किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। मतलब अब ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जो लेंस क्षमता होती है, लेंस क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की दोस्तों व्युत्क्रम होती है, ये बात याद रखिएगा। और इसी लेंस क्षमता की इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? डायोप्टर होती है। बस इतना याद रखिएगा। साथ ही साथ में एक और खास बात आप लोगों के लिए आ गई है दोस्तों, कौन सी? कि उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर, यानी उत्तल लेंस के लिए या कॉन्वेक्स के लिए दोस्तों जो डायोप्टर होता है वो पॉजिटिव होता है, लेंस क्षमता धनात्मक होती है, और अवतल के लिए ऋणात्मक होती है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या है? दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो उनके मध्य मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? द प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन एंड अ कैंडल इज लाई बिटवीन देम। ठीक है, हाउ मेनी इमेज ऑफ द कैंडल? अरे यार सीधा सा इसका अनंत आंसर आ जाएगा भैया। बिल्कुल, ये है एक मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, बीच में एक मोमबत्ती बढ़िया तरीके से चल रही है, तो दोस्तों उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखिएगा दो समतल दर्पण, आपको विशेष बात याद रखना है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो तो दोस्तों इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और इस तरीके से अनंत इमेज आप लोगों को प्राप्त होंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न काफी पूछा भी जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारे पास में, प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19वां, कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग किस वजह से निर्धारित होता है? द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमिनेड बाय, आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, आवृत्ति से, या वेग से? बाय डायमेंशंस, वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य से। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का विशिष्ट कलर उसे अपनी तरंगदैर्घ्य की वजह से मिलता है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि सर ये तरंगदैर्घ्य होता क्या है? तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो यानी प्रकाश का रंग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, मैं अभी बता भी चुका हूं। और सबसे पहले सर तरंगदैर्घ्य होती ही क्या है? तो दोस्तों ये वेव जब इस तरीके से अगर चलती है ना, तो एक चक्र में पूरा किए गए समय को लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य इसे कहा जाता है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जबकि ये नीचे से ऊपर कितनी देर में उठता है, तो दोस्तों इसे आयाम कहते हैं, इसे आयाम कहते हैं। और दोस्तों एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें और याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वर्ण विक्षेपण इसे कहा जाता है, यानी प्रकाश का से होकर गुजरने से अपने अवयवी जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उनके वर्ण बदल जाते हैं, उनके कलर्स अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, ये मैंने बता भी चुका था इसके बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 21वें को
पढ़ते हैं दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश के किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए प्रिज्म दो सतहों पर किरण का विचलन होता है, इसलिए प्रिज्म की दो सतहों पर किरण का अपवर्तन होता है, इसलिए या विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सनलाइट गेट splits into the different color when it passes through a prism. Light ray are electromagnetic wave. The diversion of ray on the two surface of the prism is the ray of refraction on the two surface of prism. The diversion of the ray diffraction different color of a different medium. तो दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी अलग अलग रंगों के लिए दोस्तों अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के दोस्तों ये चीज समझिएगा कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। इसी वजह से दोस्तों जब प्रकाश चलता है ना तो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ता है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से हमें ये ब्यूटीफुल सा फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 22 की तरफ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य वही समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। When a ray of light travels from one medium to another, the wavelength remains same, frequency remains same, frequency increases and wavelength increases। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल आवृत्ति दोस्तों हमेशा समान बनी रहती है, चाहे वो किसी भी मीडियम में जाए। यानी प्रकाश से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती, आवृत्ति वही रहती है, जबकि तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य बदलता है परंतु आवृत्ति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ कि आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। नियर साइडनेस ऑफ द आई, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, ऑफ आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, ऑन प्लेन मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के जरिए हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये है दोस्तों एक ब्यूटीफुल सा फिनोमिना जिसमें नॉर्मल आई आपको लोगों को दिख रही है। नॉर्मल आई देखिए, इसमें लाइट जब आ रही है तो हमेशा रेटिना पर उसका फोकस बनना चाहिए, और रेटिना पर जब फोकस बनेगा तो इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है। जबकि ये हो दोस्तों मायोपिक आई, जिसकी आंख में ये दृष्टि दोष होता है, जिसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें देखिए फूल से चलने वाली जो लाइट है वो रेटिना से कुछ पहले ही दोस्तों उसका फोकस बन जाता है, जिसकी वजह से उसका इमेज ठीक से नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। और मायोपिया में दोस्तों पास की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, याद रखिएगा पास की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ये मायोपिक आई है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24वें की तरफ। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर परंतु उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है परंतु सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से भैया देना सभी को कंपलसरी है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, it is equal to the object but inverted, smaller than the object but straight। ठीक है, स्ट्रेट या इरेक्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, सीधे को इरेक्ट कहा जाता है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड, ही इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट अपराइट मतलब इरेक्ट वही सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिए आंख पे बन रहा है ना तो वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है, बाद में दिमाग इसे सीधा करके हमें दिखाता है, लेकिन शुरुआत में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। प्रश्न नंबर 25वें की तरफ बढ़ते हैं। क्या कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोस्तों दो आंख होना अधिक उपयोगी है? भैया नेचर ने काहे दो आंखें दी, सभी को तो दो आंखें दी है, सभी प्राणियों को। दो आंख के कारण रंग आसानी से पहचाना जा सकता है, दो आंखों के कारण हम अंधेरे में और हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, इस कारण से वे दूरी और गहराई का एहसास होता है। What is the main reason why it is more useful to have two eyes than one eye? Color can be easily recognized due to two eyes.
ड्यू टू टू आईज वी कैन सी इजिली इन द डार्क एंड लाइट, ठीक है, डार्क एंड लाइट, ठीक है, डार्क एंड लाइट इन लेस लाइट from the reason humans can be see through mosaic vision, due to this reason distance depth are felt। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं समझाता हूं कैसे। दोस्तों जैसे ये है मनुष्य की आंख, ठीक है, ये टॉप व्यू बना रहा हूं, मनुष्य की ये आंख है और कोई वस्तु दोस्तों यहाँ रखी हुई है। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो देखिए यहाँ पर पास में रखी हुई है, तो यहाँ से एक लाइट इधर जाएगी, एक लाइट इधर जाएगी और एक एंगल क्रिएट होगा। जबकि यही वस्तु अगर दूर होगा, यही वस्तु दूर होगी, तो दोस्तों अब ये छोटा आंख के ऊपर यही वस्तु अब छोटा एंगल बना रहे होगे और हमारा मस्तिष्क बस इसी एंगल को पकड़ता है। इसे ही दोस्तों दृष्टिकोण कहा जाता है, ठीक है, दृष्टिकोण कहा जाता है। और ये कोण जितना बड़ा होता है तो हमें एहसास होता है कि वस्तु हमारे पास है, यानी वस्तु पास है। और दोस्तों ये कोण अगर छोटा होता है तो ये वस्तु दूर है, यानी दो आंखों की वजह से इसी कोण के डिफरेंस को क्रिएट करके हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क इस बात को पहचान पाता है कि कौन चीज हमसे पास में है, कौन चीज दूर है। जिसकी एक आंख होती है ना दोस्तों, उससे सीढ़ियां चढ़ने उतरने में बहुत समस्या, क्योंकि गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाता है फिर व्यक्ति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है कि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। इफ द पावर ऑफ लेंस ऑफ अ पीस इज 2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, कितनी होगी इसकी फोकल लेंथ। तो चलिए इसे अब समझते हैं दोस्तों। तो लेंस पावर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है कि लेंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, लेकिन याद रखिएगा f मतलब फोकल लेंथ है और ये मीटर में होनी चाहिए। अगर दोस्तों सेंटीमीटर में दिया होगा तो हम यही फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, 100/f करके यूज कर लेंगे अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो। अब देखिए इसको मैं इधर पहुंचा देता हूं क्योंकि हमको ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो नीचे वाला फॉर्मूला, इसको अगर मैं अपनी जगह पे इंटरचेंज कर दूं, यहाँ पर पावर, अब 100 पावर 2 दी है, इसे अगर काटूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, प्लस की वैल्यू के साथ में हमें 50 फोकल लेंथ मिलेगी, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मिलेगी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गलत ब्लिंक है, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल करेक्ट आंसर 50 इसका करेक्ट आंसर ब्लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कि पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे उत्तल दर्पण करता है, उत्तल लेंस करता है, अवतल दर्पण करता है या अवतल लेंस करता है। द एयर बबल्स इन द वाटर विल बी एक्ट एज डज कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे ये हवा है, सॉरी पानी है, यहाँ पर पानी और इसके अंदर हवा का बुलबुला है, दोस्तों यहाँ का घनत्व ज्यादा है और यहाँ का घनत्व दोस्तों कम है। तो लाइट जब यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने विलंब की ओर झुकेगी, जिसकी वजह से इसका नेचर बदल जाएगा और दोस्तों ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। याद रखिएगा दिखने में उत्तल लेंस की तरह दिखेगा लेकिन काम अवतल लेंस की तरह करेगा, क्योंकि हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जा रहेगी लाइट, इस वजह से ऐसा होगा। तो ये बहुत स्पेशल याद रखिएगा, कई बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कौन सा हो जाता है। When a beam of red, blue and green light falls at a same place, the colors of light become बैंगनी, लाल, पीला, सफेद। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, सफेद हो जाएगा। चलिए इसको समझने के लिए एक ही ड्रॉ आ गया भैया आप लोगों के लिए। देखिए क्या होता है कि प्राथमिक कलर हमारे पास में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, प्राथमिक कलर। अच्छा प्राथमिक जैसे प्राइमरी कलर्स, ये 3 रंग होते हैं, दिख रहा होगा ना दोस्तों, ये जिसका गोला है, ये लाल, फिर हरा और ये नीला, ये होते हैं हमारे लिए प्राथमिक कलर। अब दोस्तों जैसे इन कलर के मिलने की वजह से समझ सकते हो ना, जैसे लाल और हरा कलर मिलता है तो यहाँ पर पीला रंग बन जाएगा, ये द्वितीयक कलर है। इसी तरीके से दोस्तों ये दोनों कलर मिलेंगे, लाल और नीला कलर मिलके मेजेंटा कलर बनता है, जिसे पर्पल कलर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये दोनों मिलके थोड़ा सा पर स्काई ब्लू या इसे मोर पंख के कलर के नाम से या साइन कलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, साइन कलर के नाम से भी। अब ये है द्वितीयक कलर, यानी दोस्तों प्राथमिक रंग के मिलने से जो कलर बनता है उसे द्वितीयक कलर कहते हैं।
जबकि तीनों कलर मिलकर दोस्तों ये बीच वाले हिस्से में सफेद रंग बन रहा है, तो तीनों कलर मिलकर सफेद रंग बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से रंग से कौन सा कलर बनेगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इस ड्रॉ से आप बहुत आसानी से सब चीजें याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19वें की तरफ। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, जलवाष्प। द रीजन ऑफ डिफ्यूजन या डिस्पर्सन ऑफ लाइट एट एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, हीलियम एंड वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, डस्ट पार्टिकल। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारे डस्ट पार्टिकल है दोस्तों। लाइट जब जाती है इन डस्ट पार्टिकल से टकराकर फैल जाती है, तो इसके फैलने का कारण यही धूल मिट्टी के कण होते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो होती है ना, वो बहुत ही छोटी होती है, तो उनमें कम होता है ये। प्रश्न नंबर 31 कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। यार इसके पहले हम एक मोमबत्ती वाला ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 31वें की तरफ। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? इन विच डायरेक्शन इज रेनबो विजिबल एट 12 AM? 12 AM बोल सकते हैं, ठीक है, या PM बोल सकते हैं। PM AM तो रात में होगा, PM, ठीक है। पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, या दिखाई नहीं देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिखाई नहीं देगा। अच्छा ऐसे कहा है, देखिए क्या होता है कि सन जब इधर है तो दोस्तों क्या होगा कि जब बरसात हो रही होगी तो इससे करके इस तरफ बादल बने, मतलब इस तरफ इंद्रधनुष बनेगा, इधर होगा तो इधर बनेगा, ठीक है। यानी सुबह के समय की बात करें तो सुबह दोस्तों पश्चिम में बनेगा, शाम के समय बात करेंगे तो पूर्व में बनेगा। जबकि ठीक दोपहर की बात करें तो सर तो मतलब सीधे ऊपर आ जाएगा और फिर उस समय पर कोई इंद्रधनुष नहीं दिख पाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 32वें की तरफ। प्रश्न नंबर 32 क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित किरण होगी। The incident ray for a ray passing through a center of curvature concave mirror will be 90 degree, 0 degree, 180 और 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सर कैसे? चलिए इसे करके बताते हैं। दोस्तों एक अवतल दर्पण है, तो ये है एक अवतल दर्पण, ठीक है, ये बना दिया मैंने एक अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण यानी अब इसमें यहाँ पर है दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोस्तों जैसे ही मैं इस लाइन को मिला देता हूँ ना, तो यही क्या बन जाएगा, उसका अभिलंब भी बन जाता है। और जब भी कोई प्रकाश की किरण इसी रास्ते से जाएगी तो ठीक इसी रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। मतलब यहाँ कोई भी एंगल क्रिएट नहीं होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल पे ये वापस आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 33वें की तरफ। नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को दान करता है? विच पार्ट ऑफ द डोनर आई डोनेट टू आई डोनेशन? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख डोनेट करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेटिना कॉर्निया करता है। अब दोस्तों ये कॉर्निया क्या होती है? यानी ये इस आंख को देखा जाए तो दोस्तों आंख के ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, एक पतली सी परत होती है। इस परत को ही कॉर्निया कहा जाता है और कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है, जबकि पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती है। तो नेत्रदान में याद रखिएगा कॉर्निया डोनेट किया जाता है, न कि पूरी की पूरी आंख। चलिए ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर एक बढ़िया सा ड्रॉ आप लोगों के लिए आना है। इसके ऊपर देखिए एक बड़ी सी साइनी सी एक पतली सी परत दिख रही है, और ये नीचे वाला भाग जो दोस्तों बड़ा छोटा हो रहा है ना, इसे आइरिस कहा जाता है। यहीं से प्रकाश अंदर की ओर घुसती है, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ण अंधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्ण अंधता एक बीमारी है दोस्तों जिसमें मनुष्यों को रंग दिखाई देना बंद हो जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। विच लेंस कैन कलर ब्लाइंडनेस विल रिमूव? अवतल से, उत्तल से, बेलनाकार से, इनमें से डी। तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। भैया ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए क्योंकि दोस्तों वर्ण अंधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसे किसी भी विधि द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जो बीमारी से पीड़ित है वो दोस्तों हमेशा ही पीड़ित रहेगा। तो आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में भी है। मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। भैया मेरे पढ़ाने का आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? तो क्लास आप लोगों को ऐसे चलिए खैर ऑप्शन ब्लिंक हो ही गया, लाल हो गया, फिर भी आप दे सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक कर दीजिए, जगह जगह तक फैला दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके से मैं बढ़िया बढ़िया वाले वीडियोस आप लोगों के एग्जाम में पूरी फिजिक्स की तैयारी, शानदार, पूरी फिजिक्स नहीं पूरी साइंस की तैयारी आप लोग मेरे वीडियो से दोस्तों शानदार एमसीक्यूज के साथ में। एमसीक्यूज मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है एमसीक्यूज प्लस थ्योरी हो जाए, कि हमें ऐसा नहीं हो कि पहले अलग से थ्योरी पढ़ना पड़े फिर एमसीक्यूज। मैं इस तरीके से एमसीक्यूज बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि एमसीक्यूज प्लस थ्योरी और आपकी हो जाए पूरी तैयारी। तो दोस्तों अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब कुछ बच्चों के मन में ऑप्शन आ रहा होगा कि सर इसकी पीडीएफ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो बिल्कुल दोस्तों इसको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 6264514228। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बस इतना लिखकर सेंड कर दीजिए कि पीडीएफ, और आप लोगों को दोस्तों एक ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा, पीडीएफ ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास को अब दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।